हेलो एवरीवन, वेलकम टू रिमोट एकेडमी। आरसीसी में हम लोग क्वेश्चंस की प्रैक्टिस कर रहे थे। हम लोग 2-3 प्रैक्टिस कर लिए थे। आज फिर से स्टार्ट करते हैं डब्ल्यूएसएम का दूसरा पार्ट। चलिए स्टार्ट करते हैं। डब्ल्यूएसएम का दूसरा है, लेकिन क्वेश्चंस का प्रैक्टिस जो है चौथा लेक्चर है। क्वेश्चन क्या कह रहा है? इफ डी एंड एन आर द इफेक्टिव डेप्थ एंड डेप्थ ऑफ न्यूट्रल एक्सिस ऑफ अ सिंगली रीइंफोर्स्ड बीम, द लीवर आर्म ऑफ द बीम इज। यदि किसी एकल प्रतिबल प्रबलित धरण में प्रभावी गहराई d तथा उदासीन अक्ष की गहराई n है, तो धरण की उत्तोलक भुजा क्या होगी? उत्तोलक भुजा या फिर लीवर आर्म होती क्या है, मैं पहले उसको एक्सप्लेन करता हूँ, फिर आगे कैलकुलेशन किया जाएगा। देखिए, ये है बीम। बीम में ये रीइंफोर्सिंग बार लगे हुए हैं, मान लीजिए 3 लगे हुए हैं। इनके सेंटर से टॉप मोस्ट तक डिस्टेंस जो होती है वो होती है इफेक्टिव डेप्थ, जिसको स्मॉल डी से डिनोट करते हैं। उसके बाद बॉटम से टॉप तक जो डेप्थ होती है उसको ओवरऑल डेप्थ बोलते हैं। ये है डी जो है, ये होती है ओवरऑल डेप्थ। ओवरऑल डेप्थ। और स्मॉल डी क्या है? स्मॉल डी है इफेक्टिव डेप्थ। इफेक्टिव डेप्थ मतलब प्रभावी गहराई, इफेक्टिव डेप्थ है ये है। और इसको अगर हम स्ट्रेस के फॉर्म में बनाएं, स्ट्रेस ऐसे जनरेट होती है। ये है टेंशन और ये है कंप्रेशन। तो जो कंप्रेशन जनरेट होती है वो एकदम टॉप मोस्ट पे नहीं ना हो करके x/3, यहाँ से टॉप मोस्ट से x/3 डिस्टेंस पे होती है। और x है क्या? x है न्यूट्रल एक्स की दूरी। न्यूट्रल एक्स की दूरी x है। लीवर आर्म क्या कहता है? लीवर आर्म ये कहता है कि जो टेंशन, जहाँ पे टेंशन लाइन ऑफ टेंशन वर्क कर रहा है, लाइन ऑफ टेंशन और लाइन ऑफ कंप्रेशन, लाइन ऑफ टेंशन और लाइन ऑफ कंप्रेशन के बीच का जो डिस्टेंस है ये है लीवर आर्म। ये लीवर आर्म है। तो लीवर आर्म हमने क्या देखा? टोटल जो सेंटर से डिस्टेंस है वो इफेक्टिव डेप्थ डी है, और अगर उसमें से हम x-3 माइनस कर दें x/3, तो जो वैल्यू निकलेगी वो लीवर आर्म की वैल्यू निकलेगी। यानी कि हम सीधे कह सकते हैं लीवर आर्म J इक्वल टू कितना होगा? इफेक्टिव डेप्थ माइनस x/3। हम लोगों ने x/3 पढ़ रखा है, कभी कभी n/3 भी दे देता है, कभी कभी x/3 भी दे देता है। तो आप कंफ्यूज नहीं होंगे, हालांकि क्वेश्चन में पहले ही डिसाइड कर रखा है कि हम a बोलेंगे, n बोलेंगे x की जगह पे। तो यहाँ पे आंसर नंबर डी सही होगा। अगला है, in an under-reinforced section, the value of actual neutral axis XA and the critical neutral axis XC are related। यहाँ पे 3 केस बनेंगे। पहला होगा बैलेंस सेक्शन, बैलेंस सेक्शन। दूसरा होगा अंडर इनफोर्स, अंडर इनफोर्स। तीसरा होगा ओवर इनफोर्स। 3 केस बनेंगे। तीनों केस में फर्क क्या है? बैलेंस सेक्शन में क्या होता है, यहाँ पे एक्स ए और एक्स सी बराबर होते हैं। एक्स ए और एक्स सी बराबर होते हैं, वहां पे बोलते हैं बैलेंस सेक्शन। इसके बारे में मैंने पहले भी डिस्कशन किया था कि बैलेंस सेक्शन का मतलब ये होता है कि मोमेंट ऑफ रेजिस्टेंस कंक्रीट में स्टील की और कंक्रीट के कंप्रेशन मेंबर की, दोनों की मोमेंट ऑफ रेजिस्टेंस एक जैसी हो। या फिर हम ये कह सकते हैं कि कंक्रीट में स्टील और कंक्रीट मटेरियल दोनों एक साथ फेल हो, उन्हें बोलेंगे बैलेंस सेक्शन। ऐसा हालांकि रियलिटी में पॉसिबल नहीं है, कभी स्टील फेल होगी तो कभी कंक्रीट अलग से फेल होगी। दोनों एक साथ फेल हो जाएं ये बहुत
रेयर केस होता है, उस केस को आइडियल केस बोलते हैं और वो बैलेंस सेक्शन होता है। अंडर इनफोर्स सेक्शन में क्या होता है? अंडर इनफोर्स का मतलब ये है कि एक्चुअल न्यूट्रल एक्सिस एक्स ए की वैल्यू जिधर जिधर होगी उधर फेल नहीं करेगा। अंडर इन्फोर्समेंट में ये स्टील से दूर होगी, यानी कि हम ये कह सकते हैं एक्स ए की वैल्यू लेस देन एक्स सी होगी। अभी ये बात समझ नहीं आई होगी, मैं अभी फिगर बनाऊंगा तो समझ में आएगा। और एक्स ओवर इन्फोर्स में क्या होता है? ओवर इन्फोर्समेंट में स्टील फेल नहीं होता है, इसमें कंक्रीट फेल होता है, जिसको हम बोलते हैं प्राइमरी कंप्रेशन फेलियर। तो इसमें एक्स ए की वैल्यू एक्स सी से ज्यादा होती है। ये 3 केस हो गए। इसमें जो फिगर बनता है बैलेंस सेक्शन में फिगर बनता है, ऐसे बनता है। ये हो गया हमारा एक्स सी और यही हो गया एक्स ए, जबकि यहाँ पे ऐसा नहीं होता है। अंडर इन्फोर्समेंट या ओवर इन्फोर्समेंट में ऐसा नहीं होता। अंडर इन्फोर्समेंट में क्या होता है? ये तो हो गया न्यूट्रल एक्सिस एक्स सी। एक्स ए किधर होगा? एक्स ए उधर होता है जिधर फेल नहीं होता है। एक्स ए कहाँ पे होगा? यहाँ से यहाँ तक डिस्टेंस एक्स ए होगा। ऐसे ही ओवर इन्फोर्समेंट में क्या होगा? ओवर रिइंफोर्समेंट में स्टील की तरफ एक्स ए होगा, एक्चुअल न्यूट्रल एक्सिस स्टील की तरफ होगा, तो यहाँ पे हो जाएगा एक्स ए और एक्स सी तो वही होगा जो पहले था, एक्स सी। ये है कॉन्सेप्ट और इसी पे कुछ क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, आप लोग ध्यान रखेंगे। अगला क्वेश्चन, द न्यूट्रल एक्सिस ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग केसेस कोइंसाइड्स विद द क्रिटिकल न्यूट्रल एक्सिस। सेम पहले बता रखा हूँ, ये वाली पहले वाला जो कंडीशन है वही सेम पूछा हुआ है क्वेश्चन। क्या पूछा है? न्यूट्रल एक्सिस ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग केसेस कोइंसाइड्स। कोइंसाइड का मतलब एक दूसरे के ऊपर ही आ जाती है। एक दूसरे के ऊपर आने का मतलब ये आपको दिख रहा है, पहला केस बराबर होना है, एक्स ए इक्वल टू एक्स सी, तो यहाँ पे बैलेंस सेक्शन आंसर होगा, बैलेंस सेक्शन। इसमें और कुछ ज्यादा बताने वाली बात है नहीं, जो मैंने पहले ही बता दिया था उसका क्वेश्चन दूसरा वाला भी है। अगला क्वेश्चन, इकोनॉमिकल परसेंटेज ऑफ स्टील इन आरसीसी सेक्शन 1। सीमेंट कंक्रीट खंड में इस्पात का मितव्ययी प्रतिशत क्या होता है? तो इसमें मैं बता दूं, इकोनॉमिकल परसेंटेज जो होता है वो होता है परसेंटेज पीटीएस, परसेंटाइज टेंसाइल स्ट्रेंथ स्टील कितना होता है? 50 x² अपॉन md(d-x) ये होता है। ये इकोनॉमिकल कर लें अगर तो ज्यादा सही है। इकोनॉमिकल ये चीज है। इसके अलावा परसेंटेज ऑफ स्टील एक और होता है पीटी, परसेंटेज ऑफ टेंसाइल स्ट्रेंथ क्या होता है? 100 AST अपॉन BD, 100 AST अपॉन B इंटू डी। यहाँ पे ध्यान देने वाली बात यह है कि स्मॉल डी है। इसके अलावा ये है मिनिमम एक और होती है, वो क्या होती है? मिनिमम AST कितनी होनी चाहिए? मिनिमम AST 0.85 BD अपॉन FY, इससे कम नहीं होने चाहिए। ई की AST एरिया ऑफ टेंसाइल रीइंफोर्समेंट कितनी होनी चाहिए? मिनिमम 0.85 BD अपॉन FY। यहाँ तक सब स्मॉल डी यूज हो रहा था, अभी कैपिटल डी एक जगह यूज होगा, वो कहाँ पे होगा? ये मिन था मिनिमम। अब AST मैक्स, मिनिमम भी तो पता हो गया, लेकिन मैक्सिमम भी कितना होना चाहिए ये याद होना चाहिए। मीन्स मैक्सिमम हम कितना टेंसाइल स्ट्रेंथ दे सकते हैं, वो होती है 4% ऑफ ओवरऑल एरिया। ओवरऑल एरिया मतलब क्या है? B इंटू कैपिटल डी। अभी मैंने पहले क्वेश्चन बताया था कि ओवरऑल डेप्थ क्या होता है। ओवरऑल डेप्थ होता है टॉप से बॉटम तक पूरा, स्टील के नीचे तक का, वो होता है कैपिटल डी ओवरऑल डेप्थ। जबकि स्मॉल डी क्या होता है? सबसे टॉप से स्टील जो टेंसाइल स्ट्रेंथ होती है उसके
सेंटर तक की डिस्टेंस जो होती है वो होती है इफेक्टिव डेप्थ, जिसे हम स्मॉल डी से डिनोट करते हैं। इस हिसाब से आंसर नंबर ए जो है वो सही है, ऑप्शन नंबर। इसके साथ जो भी बैकग्राउंड वाले क्वेश्चन थे मैंने बता दिया है, इससे बाहर क्वेश्चन परसेंटेज ऑफ स्टील से नहीं पूछेगा। चलिए बढ़ते हैं अगले तरफ। मोमेंट ऑफ रेजिस्टेंस ऑफ अंडर इनफोर्स्ड बीम सेक्शन इज अंडर इनफोर्स्ड, ओवर इनफोर्स्ड, बैलेंस सेक्शन। ये तीन केस मैंने बता रखा है, अभी पहले भी बताया पहले क्वेश्चन में। इसके हिसाब से हमने बताया क्या था, एक बार फिर से हम उसी इमेज को देख लेते हैं। इसमें ये बताया था कि अंडर इनफोर्समेंट में क्या होता है, पहले कौन फेल करता है, पहले फेल करता है स्टील फेल्स, स्टील फेल्स। और ओवर इन्फोर्समेंट में क्या होता है, ओवर इन्फोर्समेंट स्टील तो ज्यादा होगी, यहाँ पे कंक्रीट फेल होगी, कंक्रीट मटेरियल फेल होगा, वो भी कंप्रेशन में, यहाँ पे कंप्रेशन फेलियर होगा, कंप्रेशन फेलियर होगा। जबकि स्टील में क्या होगा, टेंशन फेलियर होगा, टेंशन फेल होगा। ये चीज ध्यान रखेंगे। यही चीज आगे वाले क्वेश्चन में पूछ रहा था, जो कि मैंने यहाँ एक्सप्लेन कर दिया, फिगर बना था। तो अगर टेंशन, और हम वैसे भी मोमेंट ऑफ रेजिस्टेंस हो, किसी भी चीज का रेजिस्टेंस हम उसी चीज को मानते हैं जहां पे कोई फेल हो रहा हो। तो अंडर इनफोर्स्ड है तो जाहिर सी बात है स्टील पहले फेल करेगा, स्टील पहले फेल करेगा तो हम स्टील वाला फॉर्मूला लगाएंगे। तो हमें पता होना चाहिए कि मोमेंट ऑफ रेजिस्टेंस क्या होता है, फोर्स होता है इनटू लीवर आर्म, लीवर आर्म। फोर्स कितना होता है, फोर्स कैसे कैलकुलेट करते हैं, स्ट्रेस अपॉन स्ट्रेस और एरिया का मल्टीप्लाई कर दें तो फोर्स मिल जाता है। और स्टील में स्ट्रेस जो होता है उसको सिग्मा एसटी से डिनोट करते हैं, और इनटू ए एस टी, एरिया ऑफ टेंसाइल स्टील। और लीवर आर्म मैंने पहले ही बता रखा है, डी माइनस एक्स बाई 3 होता है लीवर आर्म, पहले क्वेश्चन में था। ये हो गया मोमेंट ऑफ रेजिस्टेंस। कब कब होगा, फॉर अंडर इनफोर्स्ड सेक्शन, अंडर इनफोर्स्ड सेक्शन के लिए ये वाला फॉर्मूला यूज होगा। इस हिसाब से ऑप्शन नंबर ए ये राइट आंसर है। लेकिन ओवर इन्फोर्समेंट के लिए क्या करेंगे, तो ओवर इन्फोर्समेंट के लिए फॉर ओवर इन्फोर्स्ड सेक्शन अति प्रबलन अगर कर दिया जाए तो वहां पे क्या होगा, ज्यादा प्रबलित हो गया है तो स्टील फेल नहीं होगा, वहां पे कंक्रीट मटेरियल कंप्रेशन फेल होगा। इसलिए हम कंप्रेशन वाला फॉर्मूला लगाएंगे। कंप्रेशन वाला फॉर्मूला लगाने के लिए ऐसे हम लोग फिगर बनाते थे स्ट्रेस का, जहाँ पे ये सी होता था और ये टी होता था, मतलब टेंसाइल फोर्स और कंप्रेसिव फोर्स। यहाँ पे क्या होता था, बी यानी कि विड्थ, और यहाँ पे एक्स यानी कि डेप्थ ऑफ न्यूट्रल एक्सिस, जिसको हम एन भी बोल सकते हैं, हालांकि इसमें क्वेश्चन में एन ही लिया है, ये चीज है। तो ऐसे ही मोमेंट ऑफ रेजिस्टेंस, मोमेंट ऑफ रेजिस्टेंस किसके लिए, ओवर इनफोर्स्ड के लिए कितना होगा, ये अंडर इनफोर्स्ड के लिए था जो हमने ऊपर लिखा है, कितना होगा। पहली बात तो फोर्स देखेंगे, फोर्स क्या होगा, स्ट्रेस, स्ट्रेस सिग्मा सीबीसी हो गया, इनटू एरिया कितना होगा, ट्रायंगल का जो ऊपर वाला ट्रायंगल दिख रहा है वही कंप्रेशन में फेल होगा, तो उसी कंप्रेशन एरिया को हम रखेंगे 1/2 इंटू बेस जो होगा बी इंटू हाइट जो होगा x/2, 1/2 इंटू बेस इंटू हाइट, ये चीज हो गया, ये हो गया फोर्स। इसके अलावा लीवर आर्म, लीवर आर्म जो है मल्टीप्लाई कर देंगे d माइनस x/3, ये फॉर्मूला हो गया ओवर इन्फोर्समेंट के लिए। तो हम ये कह सकते हैं कि अगर यहाँ अंडर इन्फोर्समेंट की जगह पे ओवर इन्फोर्स कह दिया होता तो ये वाला फॉर्मूला सही होता, सी वाला, लेकिन अंडर बोला है इसीलिए ए ऑप्शन सही है। अगला क्वेश्चन, मिनिमम टेंशन स्टील इन आरसीसी बीम नीड्स टू बी प्रोवाइडेड टू। मिनिमम टेंशन स्टील आरसीसी बीम में हम क्यों प्रोवाइड करते हैं, ये कह रहा है। कंट्रोल द एक्सेसिव डिफ्लेक्शन, नहीं बिल्कुल नहीं, डिफ्लेक्शन एक्सेसिव हो इसको कंट्रोल करने के लिए नहीं यूज करते हैं। सी ऑप्शन जो है, प्रिवेंट्स सडन फेलियर, अचानक से फेल होने से बचाता है, अचानक से कंक्रीट को
फेल नहीं होने देता है। स्टील में वैसी प्रॉपर्टी होती है, क्या बोलते हैं उसको, डक्टिलिटी। डक्टिलिटी जिसको हिंदी में बोलते हैं तन्यता। ये मटेरियल की ऐसी प्रॉपर्टी है जिसको अगर हम खींचे तो ये पतले वायर में कन्वर्ट हो जाता है, लेकिन जल्दी फ्रैक्चर नहीं होता है। फ्रैक्चर होने से पहले बहुत ही पतले वायर में कन्वर्ट होता है, और इस तरीके से पतले वायर में कन्वर्ट होते होते एक नेक फॉर्मेशन क्रिएट करता है। नेक फॉर्मेशन करने का मतलब ये है कि बहुत ही पतला वायर में कन्वर्ट हो जाए। यहाँ पे ये है नेक, तो ये वायर में कन्वर्ट हो जाता है लेकिन जल्दी टूटता नहीं है, और टूटने से पहले हिंट देता है कि हाँ अब टूट जाएगा ये। बहुत ज़्यादा डिफ्लेक्शन आ जाते हैं उसमें। तो स्टील रिइंफोर्समेंट डालने का यही फायदा है कि वो सडन फेलियर को रोकता है, अचानक से फेल नहीं होने देता है। अगला क्वेश्चन, if the area of tension reinforcement provided is less than the required for balance section, then the RCC beam is called। बैलेंस सेक्शन के लिए जो एरिया ऑफ स्टील है एसटी रिक्वायर्ड है, मतलब जितने की जरूरत है, और एसटी प्रोवाइडेड कितनी है, एसटी प्रोवाइडेड कितनी है, कम है। कम है मतलब ऐसा सिंबल बनेगा। इस केस में हमने बता रखा था कि स्टील ही पहले फेल करेगी, क्योंकि जितनी स्टील की जरूरत थी उतनी स्टील हमने लगाया नहीं, तो स्टील यहाँ पे फेल होगा। स्टील जहाँ पे फेल होता है वो होता है अंडर रीइंफोर्समेंट सेक्शन। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर सी होगा राइट आंसर। अगर यहाँ पे स्टील ज्यादा होता तो ओवर इनफोर्स सेक्शन हो जाता। अगला क्वेश्चन है, द मिनिमम क्लियर कवर इन mm टू मेन स्टील बार्स इन स्लैब, बीम एंड कॉलम रिस्पेक्टिवली आर। हमने पढ़ रखा है, उसको रिवाइज कर लेते हैं एक बार। हमने क्या पढ़ा है, सबसे पहले स्लैब पढ़ा है। स्लैब में मिनिमम होता है 15 mm क्लियर कवर। ऐसे बी में कितना होता है, बी में होता है 25 mm, और कॉलम में कितना होता है, कॉलम में होता है 40 mm। ऐसे ही फुटिंग में होता है, फुटिंग में 75 mm। मिनिमम इतना क्लियर कवर प्रोवाइड कराना ही होता है। अब ऑप्शन देखते हैं, इससे मैच कराते हैं। पहले में 10, 15, 20 दिया है, जबकि 15, 25, 40 है इधर। दूसरे में 20, 20, 40 है। तीसरे में 20, 25, 30 और 20, 35, 40। तो सूटेबल आंसर जो है, जो हमने पढ़ रखा है कोड बुक में, IS 456 में दे रखा है, IS 456 2000 में जो दे रखा है, उसके अकॉर्डिंग कोई भी ऑप्शन मैच नहीं कर रहा है। फिर भी हम ये देखेंगे कि इसका करीबी कौन मैच कर रहा है। तो इसमें करीबी जो है वो मैच कर रहा है बी नंबर, क्योंकि कॉलम में मिनिमम हम 40 से कम नहीं दे सकते हैं। अगला क्वेश्चन, व्हाट इज द यूनिट ऑफ स्टैंडर्ड डेविएशन इन कंक्रीट मिक्स डिजाइन। कंक्रीट मिक्स में स्टैंडर्ड डेविएशन का यूज होता जब हम टारगेट मीन स्ट्रेंथ कैलकुलेट कर रहे थे। FTM इक्वल टू FCK प्लस 1.65 सिग्मा। ये जो हम फार्मूला पढ़ रहे थे कैरेक्टरिस्टिक स्ट्रेस और टारगेट मीन स्ट्रेंथ में, सॉरी फार्मूला फिर से लिख देते हैं। FTM इक्वल टू FCK, मिसमैच हो रहा है, एक बार मैं इरेज कर लेता हूँ, एरर आ रहा है। ठीक है, फॉर्मूला क्या था, FTM इक्वल टू FCK प्लस 1.65 सिग्मा। ये फॉर्मूला था टारगेट मीन स्ट्रेंथ का। तो टारगेट मीन स्ट्रेंथ में FCK क्या है, STK पता है, कैरेक्टरिस्टिक स्ट्रेंथ है। FCK जो है कैरेक्टरिस्टिक स्ट्रेंथ है। सिग्मा क्या है, यही है स्टैंडर्ड डेविएशन। स्टैंडर्ड डेविएशन है जिसको हिंदी में मानक विचलन भी कहा जाता है। मानक विचलन भी कहा जाता है किसको, सिग्मा को। इसकी कोई यूनिट नहीं होती है, तो इसलिए ऑप्शन नंबर
सी होगा राइट आंसर। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर। अगला क्या है देखते हैं। पिकअप द इनकरेक्ट स्टेटमेंट फ्रॉम द फॉलोइंग। निम्नलिखित के अनुसार गलत कथन को चुनना है। टेंसाइल रीइंफोर्समेंट बार्स ऑफ रेक्टेंगुलर बीम। रेक्टेंगुलर बीम के टेंसाइल रीइंफोर्समेंट बार में क्या क्या करते हैं देखते हैं। ऑप्शन क्या कह रहा है, आर कर्टेल्ड इफ नॉट रिक्वायर्ड टू रजिस्ट द बेंडिंग मोमेंट। कह रहा है क्वेश्चन, ऑप्शन नंबर ए कह रहा है कि अगर बेंडिंग मोमेंट की जरूरत नहीं पड़ी, बेंडिंग मोमेंट को रजिस्ट करने की जरूरत नहीं पड़ी, तो स्टील बार को काट दिया जाता है। ये बहुत एकदम सत्य बात है। जैसे मान लीजिए एक कैंटिलीवर बीम है, ये कैंटिलीवर बीम है जो ये सपोर्ट पे लगा हुआ है। अभी यहाँ पे टेंसाइल रीइंफोर्समेंट कहाँ पे आएगी, टेंसाइल रीइंफोर्समेंट कैंटिलीवर में ऊपर आती है, यहाँ से ऊपर यहाँ तक आएगी, उसके बाद आगे काट दी जाएगी। क्यों? क्योंकि आगे बेंडिंग स्ट्रेसेस जनरेट ही नहीं हो रही है, तो उसमें आगे स्टील लगाने से कोई फायदा नहीं है और ये स्टील हमारी बर्बाद होगी और पैसे बर्बाद होगी। इसलिए ऐसे ही हम सिंपली सपोर्ट की बात करें, मान लीजिए सिंपली सपोर्ट होगा, तो सिंपली सपोर्ट में क्या होता है, ऐसे होगा बीम, तो अब स्टील यहाँ लगाएंगे नीचे बॉटम पे लगाएंगे। तो यहाँ पे भी हमें ध्यान रख रहे हैं, किनारे से कुछ दूरी तक इधर बीच से लगा देते हैं जहाँ पे बेंडिंग स्ट्रेसेस आने की चांसेस ज्यादा होते हैं। उसके बाद जहाँ पे बेंडिंग स्ट्रेसेस आते नहीं है वहाँ पे हम स्टील को काट देते हैं, जिससे हमारी स्टील बच जाती है और ओवरऑल पैसा बच जाता है। इसलिए हम ऑप्शन नंबर ए को गलत साबित नहीं कर सकते, ये ट्रू है। अगला ऑप्शन क्या है, आर बेंट अप एट सुटेबल प्लेसेस टू सर्व एज शियर इन्फोर्समेंट। शियर इन्फोर्समेंट के तरह यूज करने के लिए मान लीजिए ये बीम है, इस बीम में हमने कॉलम बना रखे हैं, ऐसे कॉलम बना रखे हैं, तो क्या होगा, बीम बॉटम पे ऐसे लगती है, लेकिन जहां सपोर्ट आने वाले होते हैं या फिर जहां शियर आने वाले होते हैं यहाँ पे बेंट अप कर देते हैं, ऐसे बेंट अप करके फिर कॉलम में डाल देते हैं। ये चीज है बीम में। तो यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे जो शियर आने वाली होगी और यहाँ पे शियर आने वाली होगी, इस चीज को बैलेंस किया जा सकता है इस बेंट अप की वजह से। इसलिए ये लाइन भी एकदम सत्य है, ट्रू। अगला क्या कह रहा है, ऑप्शन नंबर सी, आर बेंट डाउन एट सुटेबल प्लेसेस टू सर्व एज शियर रीइंफोर्समेंट। तो शियर रीइंफोर्समेंट के लिए शियर रीइंफोर्समेंट को बेंट डाउन नहीं करते हैं। रीजन क्या है बेंट डाउन ना करने का, बेंट डाउन करें कैसे, क्योंकि हमें पता है, यहाँ पे जो दूसरा वाला फिगर हमने बनाया था, यहाँ पे क्या देखा था कि बॉटम पे हमने स्टील डाला है, और बॉटम पे स्टील डालेंगे तो अगर हमने इसको बेंट डाउन किया तो ये अंदर नीचे की तरफ बाहर आ जाएगा स्टील, जबकि बेंट अप करेंगे तो पूरे सेक्शन में जाएगा। तो यहाँ पे ये वाला केस फेल हो गया, ये फॉल्स स्टेटमेंट है, ठीक है। और अगला क्या कह रहा है, आर मेंटेन्ड एट बॉटम टू प्रोवाइड एट लीस्ट लोकल बॉन्ड स्ट्रेस। बिल्कुल सही है, बॉन्ड स्ट्रेस लोकल जो है उसको मेंटेन करने के लिए बॉटम पे प्रोवाइड किया जाता है, ये सत्य बात है, तो ये भी है ट्रू। इन सारे ऑप्शन को डिस्कस किए हैं हम लोग, तो उसके हिसाब से हमें क्या पता चला है कि ऑप्शन नंबर सी जो है वो फॉल्स है। वैसे तो स्टेटमेंट गलत है, लेकिन क्वेश्चन ने गलत ही क्वेश्चन पूछा था। गलत ऑप्शन कौन सा है, तो गलत ऑप्शन क्या है, वो है ऑप्शन नंबर सी, ये याद रखेंगे, ऑप्शन नंबर सी। आज हम लोगों ने जितना डिस्कस किया आप उसको रिवीजन कीजिए। पिछले हम लोग 3-4 लेक्चर डिलीवर कर चुके हैं, वो भी आप रिवीजन कीजिए। जो लोग रिवीजन नहीं किए उनके लिए हम लिंक में डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल देंगे, वो लोग डिस्क्रिप्शन बॉक्स से पढ़ लेंगे। और आप लोग रिवाइज कीजिए, आपके ऑब्जेक्टिव्स यहाँ से बनेंगे, 100% बनेंगे, वो आप लोग एग्जाम में जब देखेंगे तब पता चलेगा। चलिए ठीक है फिर, जय हिंद।